इसके बाद तुम लोग के फिजिक्स की क्लास भी है ना 10:40 से, है ना। नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं वो है मिक्सचर एनालिसिस एंड परसेंटेज कॉम्पोजिशन कैलकुलेशन, है ना। मिक्सचर एनालिसिस एंड परसेंटेज कॉम्पोजिशन कैलकुलेशन। तो इस पे सच कोई थ्योरी नहीं है ना, इस पे डायरेक्ट हम क्वेश्चन से सीखेंगे कि जब क्वेश्चन में मिक्सचर्स होते हैं तो उसमें कैसे कैलकुलेट करते हैं हम मिक्सचर का एनालिसिस और परसेंटेज कॉम्पोजिशन। परसेंटेज कॉम्पोजिशन हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, है ना, कि किसी चीज का हमें परसेंटेज निकालना है तो उसका मास न्यूमरेटर में आ जाता है और डिनोमिनेटर में टोटल मास, है ना। जिस चीज का आपको परसेंटेज निकालना है उसका मास न्यूमरेटर में आ जाता है, डिनोमिनेटर में टोटल मास आ जाता है इंटू 100, तो उस चीज का परसेंटेज निकल जाता है ना। तो ठीक है, बाकी ये तो मेन तो क्वेश्चन से समझ में आएगा। क्वेश्चन लिखो। when 4 gram when 4 gram of a mixture of NaHCO3 and NaCl is strongly heated, 0.66 gram CO2 gas is evolved. Determine the percentage composition of the original mixture. इस क्वेश्चन को ट्राई करें। तो कुछ लोगों को रिएक्शन नहीं पता होगी, वो मैं रिएक्शन बता देता हूँ। कौन सी? कि जब आप NaHCO3 को हीट करते हो, जब NaHCO3 को हीट किया जाता है तो उससे क्या जनरेट होता है, ये हम एस ब्लॉक में भी पढ़ेंगे, ये वाली रिएक्शन है ना। उससे जनरेट होता है Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। ये रिएक्शन हमने 10th में भी पढ़ी है ना। ये बेकिंग सोडा, ये वॉशिंग सोडा का प्रिपरेशन, इसको वॉशिंग सोडा बोलते हैं, इसको बेकिंग सोडा का बोलते हैं, है ना। तो 10th में भी हमने ये रिएक्शन पढ़ी है, तो ये रिएक्शन हमें याद होना चाहिए, काफी जगह यूज होती है। और इसको हम दोबारा किस में पढ़ेंगे, एस ब्लॉक चैप्टर में, ठीक है। बस इतना है, अब बाकी क्वेश्चन करो खुद। सिर्फ फाइनल फ्रैक्शन बता देना, पूरा पूरा आंसर मत बताना। पहले क्वेश्चन देख लो, पूरा समझ में आ रहा है कि नहीं, क्या है, कैसे करना है। कोई डाउट हो, अप्रोच में कोई डाउट हो तो पहले वो पूछ लेना।
आंसर आ रहा है क्या वैष्णवी, समझ में आ रहा है कैसे करना है? ठीक है, तो देखो मैं बता देता हूँ, है ना, कैसे करना है इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखना। तो सॉल्यूशन की बात करते हैं हम। देखो, when 4 ग्राम ऑफ ए मिक्सचर ऑफ, पहले तो क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं। when 4 ग्राम ऑफ ए मिक्सचर ऑफ NaHCO3 एंड NaCl इज स्ट्रांगली हीटेड, मिक्सचर को स्ट्रांगली हीट किया गया है तो उसमें से CO2 गैस निकल रही है बाहर। पूछ रहा है कि परसेंटेज कॉम्पोजिशन मिक्सचर का क्या होगा, ओरिजिनल मिक्सचर का परसेंटेज कॉम्पोजिशन, है ना। तो क्वेश्चन को उल्टा चालू करते हैं। परसेंटेज कॉम्पोजिशन का मतलब क्या होता है कि NaHCO3 का कितना परसेंट होगा और NaCl का कितना परसेंट होगा। तो इसको लिख लो। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, परसेंटेज ऑफ NaHCO3, इसका मतलब क्या होगा, परसेंटेज का मतलब होता है बाय वेट, है ना। तो वेट ऑफ NaHCO3 डिवाइडेड बाय टोटल वेट, वेट ऑफ मिक्सचर इंटू 100। ठीक है, ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। और दूसरा क्या फाइंड आउट करना है हमें, परसेंटेज ऑफ NaCl। तो परसेंटेज ऑफ NaCl क्या हो जाएगा, 100 माइनस परसेंटेज ऑफ NaHCO3, है ना। क्योंकि क्योंकि मिक्सचर इन्हीं दोनों चीजों से बना है, तो दोनों का परसेंटेज ऐड करके 100 आएगा। ठीक है, तो ये नेक्स्ट ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो वो तो जैसे ये परसेंटेज NaSCO3 आ जाएगा, उसको हम यहाँ डाल देंगे, परसेंटेज NaCl आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो चलो हमको ये समझ में आ गया कि फाइंड क्या करना है। अब देखो, एक एक करके ध्यान देते हैं। पहला अननोन टर्म क्या है, वेट ऑफ NaHCO3। क्वेश्चन में देखो वेट ऑफ NaHCO3 दिया है क्या, नहीं दिया हुआ। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, वेट ऑफ मिक्सचर दिया है ना, 4 ग्राम मिक्सचर है, तो मिक्सचर का वेट दिया है हमें। तो इसका मतलब हमको ये टर्म तो पता है। ठीक है, अभी हमको किसी तरह से वेट ऑफ NaHCO3 निकालना है, मिक्सचर में कितना है। जैसे ही वो निकाल देंगे हम क्वेश्चन खत्म हो जाएगा फिर, है ना। तो इतनी बात तो हमको समझ में आ गई। तो देखो, अब हमारा पूरा फोकस किस पे आ गया है, वेट ऑफ NaHCO3 निकालने पे। ठीक है, अब देखो वेट ऑफ NaHCO3 कैसे निकालता है, डायरेक्ट तो वेट दिया नहीं है। तो डाटा क्या क्या दिया है, एक तो 4 ग्राम मिक्सचर है दोनों का, है ना। तो देखो अगर दोनों का 4 ग्राम मिक्सचर होगा, ठीक है, तो ये मान लो ये कोई कटोरी है ना, जिसमें हमने मिक्सचर रख दिया है। तो मिक्सचर में NaHCO3 के भी मॉलिक्यूल्स होंगे और NaCl के भी मॉलिक्यूल्स होंगे, दोनों मिक्सचर हैं क्योंकि। तो इस तरह से NaCl के भी मॉलिक्यूल्स होंगे, है ना, दोनों मिक्सड होंगे। और अपन इसको क्या कर रहे हैं, नीचे से हीट, है ना, नीचे एक सेकेंड, ये हम इसको यहाँ नीचे से हम इसको हीट कर रहे हैं, है ना। तो देखो हीट करने से क्या होगा, हमको ये बात पता है या पता होनी चाहिए कि हीट करने से जो NaHCO3 है वो ब्रेक हो जाता है ना। NaHCO3 को जब हम हीट करते हैं तो इस तरह से ब्रेक हो जाता है, लेकिन NaCl को हीट करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। जब आप NaCl को हीट करोगे तो ये ब्रेक नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो बातें हैं कि NaHCO3 हीट करने से ब्रेक हो जाता है, ये तो वैसे हमें याद होना चाहिए रिएक्शन, है ना। और NaCl हीट नहीं होता, ये भी हमें पता होना चाहिए। और जैसे किसी को नहीं भी पता हो तो क्वेश्चन की हेल्प ले सकता है ना। क्वेश्चन में ये देखो कहा गया है आगे कि CO2 गैस प्रोड्यूस होगी, CO2 गैस इवॉल्व होगी। तो CO2 गैस कब इवॉल्व होगी, जब NaHCO3 ब्रेक होगा, है ना। क्योंकि CO2 में ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन किस में है, NaHCO3 में। NaCl में तो ऑक्सीजन है नहीं, है ना। तो NaCl से CO2 प्रोड्यूस होने की संभावना है ही नहीं। ठीक है, तो NaCl हीट करने से ब्रेक नहीं होगा, NaHCO3
हीट करने से ब्रेक होगा और ये प्रोडक्ट सील्ड करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम मिक्सचर को इस तरह से नीचे से हीट करेंगे तो जो ये जो रेड क्रॉसेज हैं, जो NaHCO3 वाले पोर्शन है, वो तो ऐसे ब्रेक होने लगेंगे, ठीक है। तो Na2CO3 और वाटर तो उसी कटोरी में पड़ा रहेगा, और CO2 जो है वो क्योंकि गैस है वो ऊपर निकलने लगेगी, है ना। इस तरह से CO2 गैस जो है वो बाहर निकलने लगेगी, ठीक है। तो अब कितनी CO2 बाहर निकली है? 0.66 ग्राम, है ना। तो ये तो चलो अब हमको क्वेश्चन समझ में आ गया। अब देखो हम आगे बढ़ते हैं, वापस फोकस लाते हैं अपना। निकालना क्या था हमें? वेट ऑफ NaHCO3। अब हमें दिया क्या है? टोटल वेट दिया है ना। वेट ऑफ मिक्सचर दिया है, तो आप NaHCO3 का वेट मान लो, लेट वेट ऑफ NaHCO3 इज इक्वल टू कितना, कोई भी वैल्यू मान लो, x ग्राम। तो वेट ऑफ, देयरफॉर वेट ऑफ NaCl कितना हो जाएगा? 4 माइनस एक्स ग्राम, है ना, क्योंकि टोटल वेट कितना है? टोटल वेट है 4, तो NaHCO3 का वेट x ग्राम मान लिया हमने, है ना। तो ये वैल्यू हमारे लिए हो गई क्या? x, जो हमें फाइंड आउट करना है ना। अब देखो NaHCO3 हमें फाइंड आउट करना है। अब उसके लिए इन्होंने क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? 4 ग्राम वैल्यू तो हमने यूज कर ली, अभी तक हमने 0.66 ग्राम का यूज नहीं किया है। तो बेसिकली अब हम ये करेंगे, NaHCO3 जो है इसकी रिएक्शन लिखो। ये हीट करने से ब्रेक होता है किस किस में? Na2CO3 प्लस प्लस H2O प्लस CO2, ठीक है। अब देखो इसका वेट दिया हुआ है क्वेश्चन में, कितना आ रहा है? 0.66 ग्राम। और हमें निकालना क्या है? NaHCO3, मतलब इसका वेट हमें निकालना है। तो अब देखो क्वेश्चन क्या हो गया। एक रिएक्शन आपको दी हुई है जिसमें एक एक स्पीशीज का क्वांटिटी दी हुई है और दूसरे स्पीशीज की क्वांटिटी पूछी जा रही है ना। किसका क्वेश्चन हो गया ये? स्टोइशियोमेट्री का, ठीक है। तो स्टोइशियोमेट्री में अब हम क्या करेंगे? स्टोइशियोमेट्री में सबके मोल्स बराबर होते हैं, है ना। अब यहाँ पर लिमिटिंग एजेंट की बात तो करेंगे नहीं, क्योंकि एक ही रिएक्टेंट है। एक रिएक्टेंट में लिमिटिंग एजेंट की बात ही नहीं हो सकती, है ना। लिमिटिंग एजेंट के लिए मिनिमम 2 रिएक्टेंट्स होने चाहिए, तभी एक रिएक्टेंट कम होगा, दूसरा ज्यादा होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक ही रिएक्टेंट है, तो यहाँ पर इनकम्प्लीट रिएक्शन की बात ही नहीं होगी। जो भी रिएक्शन होगी वो कंप्लीट ही होगी, ठीक है। तो कंप्लीट रिएक्शन के केस में सबके फ्रैक्शंस बराबर होते हैं, तो फ्रैक्शन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट विल बी इक्वल टू फ्रैक्शन ऑफ CO2, है ना। या फिर इसको अपन और वैसे नॉर्मल तरीके से कर लेते हैं। स्टोइशियोमेट्री से क्वेश्चन करने के लिए क्वेश्चन को बैलेंस करना जरूरी है, तो इसको बैलेंस करो। एक सोडियम, दो सोडियम, तो यहाँ पर ये 2 लगा दिया, सोडियम बैलेंस हो गया। दो हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बैलेंस्ड है। दो कार्बन, एक और एक, दो कार्बन, कार्बन बैलेंस्ड है। 6 ऑक्सीजन, 3, 4, 4 और 2, 6 ऑक्सीजन बैलेंस्ड है, ठीक है। तो रिएक्शन बैलेंस हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके 2 मोल से इसका 1 मोल बनेगा, है ना। या फिर उल्टा भी कह सकते हैं, इसके 1 मोल से इसका 2 मोल बनेगा। तो पहले इसके मोल्स निकाल लो कितने हैं यहाँ पे। तो जब इसके मोल्स निकालोगे तो इसके मोल्स क्या आ जाएंगे? मास बाय मोलर मास, ये इसके मोल्स आ गए, है ना। एक एक CO2 से 2 अमोनियम कार्बोनेट बनता है, तो जितने मोल्स इसके हैं, अमोनियम बाइकार्बोनेट के कितने मोल्स हो जाएंगे? डबल ऑफ दिस वैल्यू, है ना। ये जो वैल्यू है ये हमने यहाँ पे डबल करके लिख दी, तो ये अमोनियम का सॉरी सोडियम बाइकार्बोनेट के मोल्स हो जाएंगे। तो बस मास निकाल लो। मोल्स क्या होता है? मोल्स होता है मास बाय मोलर मास, है ना। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का मोलर मास निकाल के यहाँ पे रख देना, सॉल्व होके एक्स की वैल्यू आ जाएगी, है ना। एक्स की वैल्यू आ जाएगी, तो वही हमें निकालना था, एक्स की वैल्यू। तो वेट ऑफ NaHCO3 आ जाएगा, इसको यहाँ पे रख देना फिर, वेट ऑफ NaHCO3 को, ठीक है। तो परसेंटेज NaHCO3 आ जाएगा, इस वैल्यू को यहाँ पे रखना, तो परसेंटेज NaCl आ जाएगा, ठीक है। वैष्णवी क्लियर हो क्या क्वेश्चन? क्वेश्चन क्लियर हो गया क्या? कोई डाउट हो तो पूछ लो। आंसर अब कैलकुलेशन वाला पार्ट कर लेना।
है ना। तो इस तरह की क्वेश्चन में सिंपल सी अप्रोच रहती है कि आप एक बार क्वेश्चन को रीड कर लो पहले, फिर क्वेश्चन को उल्टे डायरेक्शन में अप्रोच करो, जो निकालना है पहले उसको लिख लो मैथमेटिकली, बस उसमें एक एक टर्म आप पकड़ते जाओ, है ना। एक एक टर्म पे दिमाग लगाओ, कैसे निकलेगा दूसरा टर्म, कैसे निकलेगा, बस एंड में निकाल के वैल्यूज डाल दो। ठीक है। नोट कर लिया क्या? तो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लिखो। अगला क्वेश्चन नहीं, उससे पहले ये हेडिंग डाल दो, परसेंटेज प्योरिटी कैलकुलेशन। है ना, परसेंटेज प्योरिटी कैलकुलेशन। ठीक है। तो परसेंटेज प्योरिटी कैलकुलेशन में बेसिकली हम ये बात करते हैं कि कोई भी जो सब्सटेंस है ना, कि जैसे मान लो इसमें 1 लीटर वाटर भरा हुआ है। ठीक है, इसमें 1 लीटर वाटर भरा हुआ है। तो अगर ये बहुत मतलब सिंपल सी चीज है ना, ऐसे ही समझ में आ जाएगी। 1 लीटर वाटर भरा हुआ है अगर, और वाटर 100% प्योर है, तो इसका मतलब क्या है कि इस लिक्विड में जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे वो सब किसके होंगे? सब वाटर के होंगे, है ना। लेकिन अगर मान लो कि ये 90% प्योर हो ये लिक्विड, तो 90% प्योर का क्या मतलब है कि इसमें कुछ जो 10% है वो इम्प्यूरिटीज है ना। तो इम्प्यूरिटीज किसी भी दूसरी चीज की इम्प्यूरिटीज हो सकती है ना। इम्प्यूरिटीज के नाम पे कुछ भी हो सकता है, फिर वो कुछ आयंस हो सकते हैं दूसरे, क्लोराइड आयंस, सल्फेट आयंस वगैरह, है ना। या वो कुछ डस्ट पार्टिकल्स हो सकते हैं, धूल मिट्टी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो लिक्विड है इस बार, जो वेसल में भरा हुआ है, उस लिक्विड में केवल वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं है, कोई दूसरे दूसरे पार्टिकल्स भी है ना। तो हम बोलते हैं कि इसकी ये जो है, ये जो लिक्विड है ये कम प्योर है ना। और अगर ये कम प्योर है तो इसकी परसेंटेज प्योरिटी की वैल्यू कम आएगी। ठीक है। तो परसेंटेज प्योरिटी का सिंपल सा मतलब ये होता है। तो क्वेश्चन में, अब देखो, क्वेश्चन में जब भी परसेंटेज प्योरिटी की बात होगी, है ना, तो इस तरह के इम्प्योर सैंपल की बात होगी। ये एक इम्प्योर सैंपल हो गया, है ना। तो इम्प्योर सैंपल में फिर हमें परसेंटेज प्योरिटी वाला टर्म यूज करना पड़ता है कि अगर इम्प्योरिटी है तो वो कितना परसेंट है, और प्योरिटी कितना परसेंट है ना। तो बात ये होती है कि जैसे कोई वाटर सैंपल है, तो उसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स पूरे में नहीं होंगे, है ना। तो अब यहाँ पर ये जो इम्प्यूरिटी रहती है वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती, ये हमें बस ध्यान रखना है। क्या? कि इम्प्यूरिटी डज नॉट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, है ना। इम्प्यूरिटी जो है वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती है। ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे वाटर, मान लो अगर किसी रिएक्टेंट से रिएक्ट करके कुछ प्रोडक्ट्स बनाता है, ठीक है, तो अगर वो 100% प्योर है ना, तो ध्यान देना, मान लो कि ये हमें 1 किलोग्राम वाटर दिया
है ना, लीटर की जगह हमने चेंज कर दिया 1 kg, है ना। मान लो कि हमें 1 किलोग्राम वाटर दिया है, अगर ये 100% प्योर होता तो फिर 1 किलोग्राम में जितने मॉलिक्यूल्स होते वो सब वाटर के होते, है ना। तो 1 किलोग्राम वाटर के लिए हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता, मास बाय मोलर मास। मास पता है हमें 1 किलोग्राम, मोलर मास पता है वाटर का 18। तो हम वाटर के नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते, है ना। इन नंबर ऑफ मोल्स को हम यहाँ पे रख देते और फिर उससे हम पता कर लेते कि कितना प्रोडक्ट जनरेट हुआ है स्टोइशियोमेट्री से, है ना। लेकिन ये बात कब सही थी, जब वाटर 100% प्योर होता तब। दिक्कत यह है कि अगर वाटर 90% प्योर है, अब ध्यान देना, अगर वाटर 90% प्योर है तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 किलोग्राम वाटर का जो ये सैंपल लिया है अपन ने, उसमें वाटर कितना है, केवल 900 ग्राम होगा वाटर, है ना। परसेंटेज प्योरिटी का ये मतलब हुआ ना कि 90% प्योर है, इसका मतलब 1 किलोग्राम जो वाटर का सैंपल है उसमें 900 ग्राम ही वाटर है। तो अब जो आप वाटर के मोल्स रखोगे यहाँ पर, वो आप कैलकुलेट कैसे करोगे, मास ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो ये वाटर के मोल्स आएंगे, है ना, और ये वाटर के मोल्स फिर यहाँ पर रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, है ना। तो यहाँ पर अपन ने वही बात लिखी है कि जो इम्प्यूरिटी है वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती है। तो जब अपन ने ये रिएक्शन लिखी वाटर सैंपल की, सवाल में वाटर सैंपल का वेट 1 किलोग्राम दिया था और लिखा था बाजू में कि वो सैंपल 90% प्योर है। तो यहाँ पर हमने 1 किलोग्राम पे कैलकुलेशन नहीं किया है मोल्स का, है ना। कितने पे किया है हमने, 900 ग्राम में, क्योंकि जो 100 ग्राम की इम्प्यूरिटी है वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं करेगी, है ना। जो 100 ग्राम है वो वाटर तो है नहीं, वो तो इम्प्यूरिटी है, तो उसको हम वाटर के मोल्स में क्यों लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, है ना। तो इस तरह से कैलकुलेशन थोड़ा सा चेंज हो जाता है जब परसेंटेज प्यूरिटी के क्वेश्चंस आते हैं तो। ठीक है, मेन बात इसमें बस क्या ध्यान रखनी पड़ती है कि इम्प्यूरिटी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगी। क्या ये बात समझ में आ गई। इसमें कोई डाउट हो तो बताओ, नहीं तो फिर क्वेश्चन लिखता हूँ मैं। ओके, ठीक है, तो ये क्वेश्चन लिखो। When 1.25 gram of a sample of chalk is strongly heated, 0.44 gram CO2 is produced. Determine the percentage of pure Kako3 in the chalk sample. Determine the percentage of pure Kako3 in the chalk sample. ये क्वेश्चन है।
तो इसके लिए रिएक्शन पता होना चाहिए पहले कैल्शियम कार्बोनेट की, है ना? वो रिएक्शन पता है क्या? ये भी हमने 10th क्लास में पढ़ा है, जब कैल्शियम कार्बोनेट को हम हीट करते हैं तो उससे क्या जनरेट होता है? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, है ना? ये रिएक्शन अगेन हम एस ब्लॉक में पढ़ेंगे, ठीक है? तो अगर 10th क्लास में याद नहीं है तो जब हम एस ब्लॉक पढ़ेंगे उसके बाद याद आ जाएगी। आंसर आया क्या? वही अगेन फ्रैक्शन बता देना, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। सर ये 1.2 प्योर है, जब भी रिएक्ट करेगा ना। क्या क्या? 1.25 ग्राम प्योर होगा, मतलब हम्म। जितना की ग्राम दिया ये प्योर। हाँ, मतलब अगर ये 100% प्योर होता तो ये पूरा रिएक्ट करता 1.25 ग्राम, लेकिन अभी ये 100% प्योर नहीं है तो इसलिए पूरा रिएक्ट नहीं कर रहा है ये, है ना? तभी तो परसेंटेज प्यूरिटी पूछी गई है सैंपल की, समझ रही हो ना?
तो मैं बता दूं क्या कि लग रहा है आंसर आ जाएगा? तो देखो अब मैं बता देता हूँ, है ना। अगेन इसमें वही बात है कि जो जो सैंपल है, जो हमारा सैंपल है उसमें पहले सैंपल ऑफ चौक है ना, तो जो सैंपल है उसमें चौक तो होगा ही, ठीक है। ऐसे चौक के पार्टिकल्स तो होंगे ही, और या इसको ऐसे, इस तरह से नहीं, इसको ऐसे बनाते हैं। एक सेकेंड रुको। तो जैसे मान लो ये हमारी चौक है ना। अब ये पूरी बनी तो उसी से है, कैल्शियम कार्बोनेट से मेजरली, है ना। लेकिन इसमें क्या है, बीच बीच में कहीं पर इम्प्यूरिटीज भी होंगी, ठीक है। इस तरह से बीच बीच में इम्प्यूरिटीज भी होंगी इसमें, जो हम ये ग्रीन डॉट से शेड कर रहे हैं। तो अभी अब दिक्कत ये है कि ये पूरे सैंपल का वेट दिया हुआ है हमें, कितना, पूरे सैंपल का वेट दिया हुआ है 1.25 ग्राम, इंक्लूडिंग इम्प्यूरिटीज। तो जो इम्प्यूरिटीज वाला पोर्शन है, अभी हमने यहाँ पे लिखा था नोट्स में कि जो इम्प्यूरिटीज वाला पोर्शन है वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है ना। तो इसका मतलब ये जो 1.25 ग्राम है, इसका एक्स पोर्शन, है ना, इसका एक्स पोर्शन जो कि किसका मास होगा, काको 3, वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। और ये जो है इम्प्यूरिटीज, कितना बचा हुआ, मतलब 1.25 माइनस एक्स ग्राम, है ना, ये तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगी नहीं, ठीक है। तो इतनी बात तो अपन को पता है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। 62.5, इसमें परसेंटेज पूछा है वैष्णवी, है ना। तो तुम जो आंसर बता रही है उसकी यूनिट गलत है, तो उस हिसाब से आंसर भी गलत हुआ। तो हाँ, मैं क्या कह रहा था, एक सेकेंड रुको, है ना। तो ये बात तो अपन को पता चल गई। अब क्वेश्चन को उल्टा पढ़ना चालू करो, ध्यान से सुनना। परसेंटेज ऑफ प्योर काको 3 इन द सैंपल। तो काको 3 मतलब ये पूछ रहा है कि जो प्योर काको 3 है, मतलब जो ब्राउन वाला पोर्शन है, वो सैंपल में कितना है, उसका परसेंटेज पूछा जा रहा है ना। तो परसेंटेज ऑफ प्योर काको 3 का मतलब क्या होगा, वेट ऑफ काको 3 बाय वेट ऑफ सैंपल इंटू 100, है ना। ये टर्म अपने लिए अननोन हो गया, ये हमने ऐसे लिख लिया। ये दोनों टर्म्स हमें कैलकुलेट करना है ना। वेट ऑफ सैंपल दिया हुआ है कितना, 1.25 ग्राम, ठीक है। तो इसका मतलब ये वैल्यू तो हमें पता है। फिर नेक्स्ट टॉप ऑब्जेक्टिव है हमारा वेट ऑफ काको 3 निकालना, जो कि कितना था, एक्स ग्राम। नहीं नहीं, गलत है ये आंसर वैष्णवी। तो देखो ये एक्स ग्राम था वेट ऑफ काको 3। तो बस अब उसी पिछले क्वेश्चन की तरह हो गया ये, है ना। यहाँ पर आप एक्स ग्राम है काको 3, इससे इसके मोल्स निकालो। अब ये इक्वेशन बैलेंस्ड है ना। तो इक्वेशन बैलेंस्ड है, तो जितने मोल काको 3 होंगे उतने ही मोल क्या होंगे, CO2। CO2 का मास हमें पता है। अगेन, एक किसी रिएक्शन में एक स्पीशीज की क्वांटिटी पता हो और किसी दूसरे स्पीशीज की क्वांटिटी निकालना हो तो स्टोइशियोमेट्री से करते हैं। तो क्योंकि इक्वेशन बैलेंस्ड है, इसका एक मोल, इसका एक मोल, तो जितने मोल CO2 के होंगे उतने ही मोल काको 3 के होंगे। तो मास दिया हुआ है, इससे CO2 के मोल्स निकाल लो, है ना। और उतने ही मोल्स किसके होंगे, काको 3 के, ठीक है। तो मोल्स ऑफ काको 3 जो कि कितना हो गया था, CO2 के मोल्स के बराबर,
0.44/44, इसको लिख देना मास ऑफ काको 3 बाय मोलर मास ऑफ काको 3। तो बस x की वैल्यू आ गई, है ना। इस वैल्यू को हम यहाँ पे डाल देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ वैष्णवी? तुम्हारा आंसर कितना रहा था? 62.5? नहीं, 62.5 नहीं आएगा। देखो मैं आंसर निकाल के बता देता हूँ। वेट ऑफ काको 3 हमारा आ जाएगा यहाँ से 0.01 इंटू 100 मतलब 1। वेट ऑफ काको 3 आएगा 1 और वेट ऑफ सैंपल दिया हुआ है 1.25 इंटू 100, है ना। ये 25 है तो ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई करो तो ये नीचे 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा 5, है ना। 5 2 जा 10 0, तो ये 80% आएगा आंसर, है ना। तुम चेक कर लेना कहाँ पे मिस्टेक है। 80% विल बी द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हो गया? तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अब हम ऑक्सीडेशन रिडक्शंस की बात करेंगे, है ना। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है, तो पहले ये समझ लेते हैं कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन किस किस को कहते हैं। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वर्ड्स हमने सुने हैं 10th क्लास में भी और 12th क्लास में भी। ठीक है, तो इनको एक एक करके लिख लेते हैं। देखो, यहाँ पे लेफ्ट कॉलम में हम लिखेंगे, एक सेकेंड, लेफ्ट कॉलम में हम लिखेंगे ऑक्सीडेशन, लेफ्ट कॉलम में हम लिखेंगे ऑक्सीडेशन और राइट कॉलम में हम लिखेंगे क्या? रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की जो अलग अलग डेफिनेशन है वो हम लिखने वाले हैं वन बाय वन, है ना। तो जैसे पहला पॉइंट है, ऑक्सीडेशन को हम क्या बोलते हैं? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, है ना, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, और रिडक्शन को हम क्या बोलते हैं? इसका उल्टा, मतलब क्या? रिमूवल, है ना, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो इनके एग्जांपल्स देखो। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, जैसे मैग्नीशियम में हम ऑक्सीजन ऐड करते हैं तो क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो हम कहते हैं कि मैग्नीशियम में ऑक्सीजन ऐड हो गया है तो मैग्नीशियम का क्या हो गया है? ऑक्सीडेशन। ठीक है, ये चीज तो हमने देखी है 10th में भी 12th में भी, ये सभी को याद होगी। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, जैसे कॉपर ऑक्साइड जब कार्बन से रिएक्ट करता है तो वो बनाता है कॉपर प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, है ना। तो इसमें देखो कॉपर ऑक्साइड का ऑक्सीजन जो है वो निकल चुका है बाहर, इससे रिमूव हो चुका है, तो हम कहेंगे कि कॉपर ऑक्साइड का क्या हो गया है? रिडक्शन, है ना। फिर सेकेंड डेफिनेशन है जैसे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के लिए जस्ट उल्टा हो जाता है। एडिशन ऑक्सीजन के लिए अगर एडिशन वर्ड यूज होता है तो हाइड्रोजन के लिए रिमूवल वर्ड यूज होता है ना। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन मतलब, तो यहाँ पर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है तो यहाँ पर क्या आएगा? इसका उल्टा, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, राइट। अब इसके एग्जांपल देखो, जैसे H2S प्लस क्लोरीन गिव्स HCl प्लस सल्फर, है ना। तो यहाँ पर ये देखो हाइड्रोजन जो है वो सल्फर से रिमूव हो गया है। यहाँ इस मॉलिक्यूल में सल्फर हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है और यहाँ पर सल्फर अकेले हो गया है तो हाइड्रोजन रिमूव हो गया है ना। तो हम कहेंगे कि इस रिएक्शन में हाइड्रोजन सल्फाइड का क्या हो गया है? ऑक्सीडेशन, है ना।
इसका एग्जांपल देखो, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। जैसे सल्फर में जब हाइड्रोजन जुड़ता है तो उससे क्या बनता है, H2S, है ना। तो यहाँ पर सल्फर में हाइड्रोजन ऐड हो चुका है, तो इस यहाँ पर हम कहेंगे कि सल्फर का क्या हो गया है, सल्फर का हो गया है रिडक्शन। ठीक है। फिर ये ऊपर की दो डेफिनेशन तो हमने कई बार देखी है। एक और होती है इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज, इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज में इंक्रीमेंट जैसे Fe+2 जब Fe+3 में कन्वर्ट होता है ना। तो Fe+2 जब एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, है ना, जब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा तो उस पर 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज, है ना। इस प्रोसेस को भी हम क्या बोलते हैं कि Fe+2 का क्या हो गया है, ऑक्सीडेशन, है ना। Fe+2 का ऑक्सीडेशन हो गया। फिर अगले यहाँ पर हो जाएगा इसका उल्टा, रिडक्शन में डिक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज, है ना। लिखते जाओ जल्दी जल्दी, डिक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज। तो डिक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज का एग्जांपल क्या है, इसका उल्टा लिख लो इस रिएक्शन का, Fe+3 प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Fe+2, है ना। तो हम कहेंगे कि यहाँ पर Fe+3 का क्या हो गया है, रिडक्शन। ठीक है। तो इसको देखो, इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि रिडक्शन का मतलब क्या होता है, रिडक्शन का मतलब होता है कम होना हिंदी में, है ना। तो यहाँ पे देखो डिक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज, जब भी पॉजिटिव चार्ज कम हो तो हम कहेंगे कि पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहा है, रिड्यूस। +3 से +2 में जा रहा है मतलब रिड्यूस हो रहा है पॉजिटिव चार्ज। तो इसलिए ऐसी ऐसी प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, रिडक्शन। और इसका उल्टा हो जाएगा किसमें, ऑक्सीडेशन में। ठीक है। तो इस तरह से हम इसे ध्यान रख सकते हैं। फिर अगला है, अगला है हमारा इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। चौथा है इंक्रीज इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, है ना। ऑक्सीडेशन नंबर वर्ड जहां जहां भी यूज होगा उसको हम ON से रिप्रेजेंट करेंगे शॉर्ट में, है ना, कैपिटल O कैपिटल N। तो ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना, जैसे एग्जांपल के तौर पे SnCl2 से जब SnCl4 में कन्वर्ट होता है ना। तो ये वाला पॉइंट हम अभी समझेंगे थोड़ी देर में जब हम ऑक्सीडेशन नंबर की डेफिनेशन लिखेंगे, इसलिए फिलहाल के लिए इसको होल्ड पे रखते हैं इस पॉइंट को। तो यहाँ पर इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर की बात कर रहे हैं हम, यहाँ पर हो जाएगा क्या, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है। तो इसकी रिएक्शन देखो, जैसे MnO4- से Mn+2। ठीक है। ये इसका एग्जांपल हो जाएगा। ये दोनों पॉइंट अभी हम समझेंगे जब ऑक्सीडेशन नंबर की डेफिनेशन निकलेंगे तब। अगला है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना, जैसा कि यहाँ पर हो रहा था, कहाँ पर, जैसा कि यहाँ पर हो रहा था ये, है ना। इलेक्ट्रॉन जो है बाहर निकल रहा है, रिमूव हो रहा है। ठीक है। तो बेसिकली सेम ही चीज को हम बहुत सारे तरीके से कह रहे हैं। जब पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा तो उस प्रोसेस को ऑक्सीडेशन कहेंगे, और पॉजिटिव चार्ज कब बढ़ेगा, जब इलेक्ट्रॉन उसमें से बाहर निकल जाएगा, है ना। तो उसी इस प्रोसेस को भी ऑक्सीडेशन ही कहेंगे। तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन में अगेन हम सेम रिएक्शन लिख लेते हैं, क्या, Fe+2 का Fe+3 में कन्वर्जन एक इलेक्ट्रॉन लूज करते हुए। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिमूवल का उल्टा मतलब एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसमें इसकी उल्टी रिएक्शन लिख लो, Fe+3 जब एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो वो Fe+2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। तो
इतने तरीके से हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन को समझते हैं और इनको याद रखते हैं, है ना। इसमें कोई डाउट तो नहीं है? इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लो यहाँ तक। ओके, शाबाश। तो फिर हम अगले टॉपिक पे आते हैं। अभी हम 10 मिनट और पढ़ लेते हैं ना, क्योंकि आज क्लास वैसे ही लेट स्टार्ट हुई थी और अगली क्लास 10:40 से है, तो 10 मिनट हम और पढ़ लेते हैं, है ना। तो जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन तो हम पढ़ के रखते हैं, तो ज़्यादातर लोगों से बन जाता है ये। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है क्या? ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, तो देखो ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब क्या है। पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। इट इज एन इमेजिनरी चार्ज डेवलप्ड ओवर atom of an element when it goes from elemental free state to combined state in molecules। ठीक है, तो ये बेसिकली ऑक्सीडेशन नंबर एक इमेजिनरी चार्ज होता है ना। तो देखो इसको हम एक क्लोरीन वाले एग्जांपल से समझते हैं, ध्यान देना, उससे फिर डेफिनेशन समझ में आएगी। जैसे हम क्लोरीन के मॉलिक्यूल की बात करें Cl2, जो कि एक्चुअली ऐसा दिखता है, एक क्लोरीन का दूसरे क्लोरीन से सिंगल बॉन्ड होता है ना। तो यहाँ पर क्लोरीन के एटम्स हैं और क्लोरीन का एटम यहाँ पर भी है। HCl मॉलिक्यूल में ये एक HCl का मॉलिक्यूल है, ठीक है, जहाँ पर हाइड्रोजन और क्लोरीन में एक सिंगल बॉन्ड होता है ना। ये जो स्ट्रक्चर्स हैं कि हाइड्रोजन और क्लोरीन में सिंगल बॉन्ड क्यों होता है, क्लोरीन और क्लोरीन में सिंगल बॉन्ड क्यों होता है, ये हम कार्बन एंड कंपाउंड्स हमने 10th क्लास में पढ़ा था, उसके बेसिस पे भी देख सकते हैं, और केमिकल बॉन्डिंग में दोबारा हम ये स्ट्रक्चर्स बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो फिलहाल अभी ये स्ट्रक्चर कैसे आया इस पे फोकस नहीं है हमारा, मेन फोकस है हमारा ऑक्सीडेशन नंबर समझना, है ना। तो देखो यहाँ पर एक एटम की बात हो रही है ना, चार्ज ऑन एन एटम। ठीक है, तो एटम कौन सा पकड़ लिया हमने यहाँ पे, हमारा जो एटम जो फोकस में है वो है क्लोरीन। तो क्लोरीन की स्थिति की हम तुलना कर रहे हैं दोनों सिचुएशंस में। तो देखो इमेजिनरी चार्ज डेवलप्ड ओवर एटम ऑफ एन एलिमेंट, एक एलिमेंट का एटम, तो एलिमेंट क्या है यहाँ पर, क्लोरीन, क्योंकि सेम टाइप के एटम से मिलके बना है। पहली क्लास में हमने देखा है जो सेम टाइप के एटम से मिलके जो मॉलिक्यूल बनता है उसे एलिमेंट कहते हैं, है ना। तो Cl2 एक एलिमेंट है, उसका एक एटम है क्लोरीन। तो जब ये क्लोरीन एटम कहाँ जाता है, किसमें, व्हेन व्हेन इट गोज फ्रॉम एलिमेंटल फ्री स्टेट, तो अभी तो ये एलिमेंटल स्टेट में है क्लोरीन, है ना, फ्री स्टेट में है, क्योंकि हर मॉलिक्यूल अपने आप में फ्री होता है। तो Cl2 जो क्लोरीन गैस का एक मॉलिक्यूल है, ये अपने आप में फ्री रहता है। टू कंबाइंड स्टेट इन मॉलिक्यूल्स, जब ये क्लोरीन एटम एक फ्री स्टेट से एक कंबाइंड स्टेट में चले जाता है, अभी ये जो क्लोरीन एटम है ये हाइड्रोजन से कंबाइन हो चुका है ना, इस HCl के मॉलिक्यूल में, है ना, इन मॉलिक्यूल्स। तो जब ये क्लोरीन एटम इस हाइड्रोजन एटम से कंबाइन हो गया है, तो अब देखो यहाँ पर दिक्कत क्या आती है कि हमको ये बात पता है कि, इसको पहले तो हम दूसरे कलर से ड्रॉ करते हैं, एक सेकेंड रुको। तो मान लो इस क्लोरीन एटम की बात हो रही है, इस क्लोरीन एटम की बात हो रही है, और यहाँ पर ये इस क्लोरीन एटम की बात हो रही है ना, और ये है बॉन्ड
इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में भी ये बॉन्ड है। तो हमको ये बात पता है कि जो बॉन्ड बनता है वो किससे बनता है, दो इलेक्ट्रॉन्स से, है ना। और उसमें दोनों का एक एक इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन रहता है ना। तो ये क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ पर ये क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन होगा, और यहाँ लेफ्ट साइड से ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये इस क्लोरीन का होगा, जो ये वाला इलेक्ट्रॉन है ये इस हाइड्रोजन का होगा। ठीक है, बॉन्ड बन गया। अब बात ये होती है कि ये वाला जो पेयर है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना, ये एग्जैक्टली बॉन्ड के बीच में रहेगा। इसको हम थोड़ा सा बड़ा करके देखें, जूम करके, तो कुछ इस तरह की बात हम कह रहे हैं कि ये अगर बॉन्ड है, इसके बीच में ये अगर दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं तो इनकी पोजीशन कहाँ है, ये क्या एग्जैक्टली बीच में रहेंगे कि ये लेफ्ट वाले एटम की तरफ रहेंगे। ये मान लो हमने लेफ्ट वाला एटम ले लिया, ये राइट वाला एटम ले लिया, या फिर ये जो पेयर है ये राइट वाले एटम की तरफ रहेगा। ये कैसे डिसाइड होता है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से डिसाइड होता है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम पीरियोडिक टेबल में पढ़ेंगे। इट इज द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ, है ना। तो बी एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा होगी, इसका मतलब ये है कि उसकी टेंडेंसी इन इलेक्ट्रॉन पेयर को खींचने की अपनी तरफ, वो क्या है, बहुत ज्यादा है ना। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम डिटेल में पीरियोडिक टेबल चैप्टर में पढ़ेंगे। तो देखो, अब सीधी सी बात यह है कि अगर दोनों एटम सेम है, जैसे कि यहाँ पर हो गया क्लोरीन में, है ना, दोनों एटम सेम है तो दोनों की पावर खींचने की बराबर होगी। तो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये एकदम बीच में लटका रहेगा, है ना। और वहीं हम इसकी तुलना करें यहाँ पे HCl में, तो यहाँ पर क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है हाइड्रोजन से। वो क्यों होती है वो हम पीरियोडिक टेबल में देखेंगे। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा होती है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये थोड़ा किसकी तरफ, क्लोरीन की तरफ शिफ्टेड रहता है ना। तो जब ये इलेक्ट्रॉन पेयर क्लोरीन की तरफ शिफ्ट होता है तो उससे होता क्या है कि क्लोरीन जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन तो खींच ही रहा है अपनी तरफ, साथ में किसी दूसरे एटम का भी इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। तो जब किसी दूसरे का इलेक्ट्रॉन वो अपनी तरफ खींचेगा तो हम कहेंगे कि उस पर एक्स्ट्रा चार्ज आ रहा है -1, क्योंकि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन वो किसी और का खींच रहा है ना। और हाइड्रोजन, क्योंकि उसका एक इलेक्ट्रॉन उससे दूर जा रहा है, तो हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, तो इस पर चार्ज कितना जाएगा, +1, है ना। अब ये जो चार्जेस डेवलप होते हैं, जैसे क्लोरीन का -1 चार्ज डेवलप हो गया, इसी को बोल दिया जाता है क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर इस मॉलिक्यूल की बात करें तो यहाँ पर क्लोरीन पे चार्ज 0 होगा और इस क्लोरीन पे भी चार्ज 0 होगा। क्यों, क्योंकि ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर हैं ये एकदम बीच में है, तो किसी की तरफ नहीं है ना। तो इसको आधा आधा डिवाइड करेंगे हम, तो इसका इलेक्ट्रॉन इसके में गिना जाएगा, ये नीला वाला इलेक्ट्रॉन इसके में गिना जाएगा। तो किसी ने किसी का इलेक्ट्रॉन ना लिया ना दिया, तो इन पे चार्ज 0 आएगा। और यहाँ पर इस स्थिति में क्लोरीन पे चार्ज कितना जाएगा, -1। ठीक है। तो इसलिए इसको इस तरह से कहा गया है। अब डेफिनेशन दोबारा पढ़ो, समझ में आ जाएगी। इट इज एन इमेजिनरी चार्ज डेवलप ओवर एटम, है ना। ये देखो क्लोरीन पर एक इमेजिनरी चार्ज डेवलप हो गया। कैसे डेवलप हुआ है, ऑफ एन एलिमेंट व्हेन इट गोज फ्रॉम एलिमेंटल फ्री स्टेट। एटम की बात हो रही है, जब एटम एलिमेंटल फ्री स्टेट, मतलब जब वो एलिमेंट का पार्ट होता है तब। व्हेन इट गोज फ्रॉम एलिमेंटल फ्री स्टेट टू कंबाइंड स्टेट, जब वो यहां से इस स्थिति में चले जाता है कंबाइंड स्टेट में। ठीक है। तो जब ये कंबाइंड स्टेट में जाता है तो उसके कारण उस पर चार्ज डेवलप हो जाता है, जिसको हम ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं उस एटम का। और दूसरी बात कि ये जो चार्ज डेवलप होता है, इसको इमेजिनरी क्यों कहा गया है, इमेजिनरी क्यों कहा गया है, क्योंकि देखो इसको ध्यान से समझ लेना, क्योंकि ये एक्चुअल चार्ज नहीं है ना। एक्चुअल चार्ज कब होता, जैसे हम Na+ और Cl- की बात करते हैं, जो आयोनिक कंपाउंड होता है, तो आयोनिक कंपाउंड में क्या होता है, 287, है ना, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सोडियम जो है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन किसको दे देता है, क्लोरीन को, तो इसके कारण इस पे -1 चार्ज जाता है और इस पे सोडियम पे +1 चार्ज जाता है। तो अब यहाँ पर एक्चुअल ट्रांसफर हो जाता है इलेक्ट्रॉन का, है ना। ये चीज तो रियलिटी में होती है कि सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है। तो यहाँ पर ये जो चार्ज डेवलप होते हैं ये एक्चुअल चार्ज है,
-1 प्लस इस पे -1 और इस पे +1। लेकिन यहाँ पर जो हम HCl की बात कर रहे हैं, यहाँ पर देखो ऐसा नहीं है कि ये इलेक्ट्रॉन जो है हाइड्रोजन का ये क्लोरीन में चला गया, बस ये क्लोरीन के थोड़ा पास गया है ना, तभी तो ये जो बॉन्ड है ये कोवेलेंट बॉन्ड है। ठीक है, आयोनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड में यही फर्क होता है ना, तभी तो हम इसको लाइन से दिखाते हैं कि हाइड्रोजन और क्लोरीन में ऐसा बॉन्ड है। इसका मतलब क्या है कि ये जो दो इलेक्ट्रॉन है ये दोनों में शेयर्ड है ना। ऐसा नहीं है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये पूरा क्लोरीन का हो गया, है ना, ऐसा नहीं हुआ है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन अभी भी दोनों में शेयर्ड है, बस फर्क क्या है कि ये जो शेयर्ड पेयर है ये क्लोरीन की तरफ ज्यादा खिसका हुआ है थोड़ा। ठीक है, तो हम ऐसा, जब ये थोड़ा खिसक जाता है इसकी तरफ तो हम ऐसा मान लेते हैं कि क्लोरीन पे चार्ज आ गया है -1 और हाइड्रोजन पे चार्ज आ गया है +1। ठीक है, ऐसा माना जाता है, ऐसा एक्चुअल में नहीं होता, इसलिए यहाँ पर ये इमेजिनरी वर्ड का यूज किया गया है ना, इमेजिनरी चार्ज। ठीक है, ये बात समझ में आ गई क्या? इमेजिनरी वर्ड का क्यों क्यों यूज किया गया है? क्योंकि ये जो चार्ज की वैल्यू है ये इमेजिनरी है, ये एक्चुअल नहीं है। एक्चुअल तब होता है जब ये इलेक्ट्रॉन पूरा क्लोरीन में चले जाता है, जैसा कि यहाँ पर होता है। ठीक है, तो ठीक है, बाकी फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, है ना। तुम्हारी 10:40 से क्लास भी है, तो बाय टिल देन।